जय हिंद एवरीवन। आज हम नेशनल इनकम का चैप्टर करेंगे और इसको बड़े ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में कंप्लीट करेंगे। नेशनल इनकम में सबसे पहले हम ग्रोस और नेट कंसेप्ट्स को देखेंगे, फिर नेशनल और डोमेस्टिक कंसेप्ट्स को देखेंगे, देन मार्केट और फैक्टर कॉस्ट के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो ग्रोस और नेट का रिलेशन हम देखते हैं। ग्रोस का इकोनॉमिक्स में सेम मीनिंग होता है जो टोटल का मीनिंग होता है मैथमेटिक्स में। देखो, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, और जब हम कैपिटल परचेज करते हैं, बाय द वे कैपिटल वो होता है जो हमें फर्दर वेल्थ जनरेट करके देता है। तो जब भी हम किसी कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं तो वो कुछ ना कुछ हमें प्रॉफिट अर्न करके देता है। तो उसी प्रॉफिट को, जो टोटल प्रॉफिट होता है, उसी को हम ग्रोस बोलते हैं। देन कोई भी मशीन है वो टाइम के साथ साथ डिग्रेड होती है, उसकी वैल्यू डिग्रेड होती है, उसमें कुछ ना कुछ खराबी भी आती है, जिसको मेंटेन करने के लिए या फिर मेंटेनेंस के लिए हमें कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ता है। और उसी मेंटेनेंस को जब हम, जो मेंटेनेंस के लिए हमने खर्च किया है, जब उसको हम ग्रोस में से माइनस कर देते हैं, जो डेप्रिसिएशन कैपिटल में हुआ, जब उसको हमने ग्रोस में से माइनस कर दिया तो हमारे पास निकल के आता है नेट। एक एग्जांपल से समझने की ट्राई करते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है, आपने कोई आटा चक्की ली, वो एक तरफ तो आपको टोटल कुछ ना कुछ प्रॉफिट अर्न करके दे रही है एक मंथ में, लेकिन उसके साथ साथ जब वो चलती है तो उसके ब्लेड भी घिसते हैं आपस में, और जब उसके ब्लेड घिसते हैं तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ता होगा, उनकी घिसाई करवानी पड़ती होगी। तो उसी को जब हम, जो हमने मेंटेनेंस में खर्च किया, जो उसका डेप्रिसिएशन हुआ है, उसको अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास नेट आता है। अब आते हैं हम नेशनल एंड डोमेस्टिक कंसेप्ट्स पे। देखो, डोमेस्टिक जुड़ा हुआ है घर से, और नेशनल्स का यहाँ पे क्या मतलब है? नेशनल का मतलब है सिटीजन से। तो कोई भी कंट्री, उसकी जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज होती है, उसके अंदर जब कोई एक्टिविटी होती है ना, ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर, तो उसको हम इंक्लूड करते हैं डोमेस्टिक में। लेकिन क्या होता है, एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जो सारी एक्टिविटी होती है उसमें सिटीजन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, और साथ साथ फॉरेनर्स का कंट्रीब्यूशन होता है। इसी के साथ जो हमारे सिटीजन है वो बाहर की किसी कंट्री में जाते हैं और वहां पे अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो जो ये फॉरेनर का कंट्रीब्यूशन है हमारी इकोनॉमी में, जो वो प्रॉफिट अर्न करके अपनी कंट्री में लेके जा रहे हैं, और जो हमारे सिटीजन्स फॉरेनर कंट्री में गए और वहां से कुछ ना कुछ अर्न करके हमारी कंट्री में लेके आ रहे हैं, अगर हम उसको एडजस्ट कर दे डोमेस्टिक में, तो हमारे पास आता है नेशनल निकल के। अच्छा, तो जब हम डोमेस्टिक से जो फॉरेनर्स ने कंट्रीब्यूशन हमारी कंट्री में दिया है और वो प्रॉफिट करके अपनी कंट्री में लेके गए हैं, उसको, और जो हमारे सिटीजन्स ने फॉरेन में जाके कुछ अर्निंग की है, उसको एडजस्ट कर देते हैं, तो हमारे पास डोमेस्टिक से निकल के आता है नेशनल। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? डोमेस्टिक माइनस नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो हमारे पास निकल के आएगा नेशनल। इसी के साथ हम मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बारे में समझेंगे। मार्केट प्राइस, देखो
हमारे पास किसी भी गुड्स के 2 टाइप के प्राइसेस होते हैं। सबसे पहला तो फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट में क्या होता है, जैसे इस पेन की मैन्युफैक्चरिंग हुई फैक्ट्री में, और जब इस पेन की मैन्युफैक्चरिंग होगी फैक्ट्री में, तो इसके ऊपर इसके पीछे कुछ ना कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होंगे। जो एंटरप्रेन्योर होगा उसने इस पेन को बनाने के लिए लैंड परचेज की होगी, लैंड के साथ साथ उसने कुछ लेबर्स को लगाया होगा, और लेबर के साथ साथ उसने कुछ ना कुछ मशीन और रॉ मटेरियल का भी यूज किया होगा। तो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कंट्रीब्यूट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, और उसके बाद जो पेन की कॉस्ट निकल के आती है उसको बोलते हैं हम फैक्टर कॉस्ट। लेकिन क्या फैक्ट्री में जितनी लागत में ये पेन बना है मार्केट में भी हमें उसी लागत में मिलेगा? ऐसा नहीं होता। जब ये पेन मार्केट में आता है तो गवर्नमेंट इस पे ड्यूटीज लगाती है, एक्साइज ड्यूटी लगाती है, देन गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगता है, जीएसटी लगता है। जब इसकी वैल्यू में एडिशन होता है, जब ये एक होलसेल रिटेलर से दूसरे शॉपकीपर के पास जाता है तो इसकी वैल्यू में भी एडिट होता है, और जब इसकी वैल्यू में एडिट होता है तो उसी के साथ हमारे इनडायरेक्ट टैक्स लगते हैं। तो अगर ये पेन की फैक्टर कॉस्ट 5 रुपीज है तो गवर्नमेंट इस पे कुछ ना कुछ टैक्स लगाएगी। लेट्स सपोज गवर्नमेंट ने 3 रुपए टैक्स लगा दिया, तो मार्केट में आते आते इसकी प्राइस 8 रुपए हो जाएगी। लेकिन एक और केस आता है, समझो अगर गवर्नमेंट ये चाहते कि वो एजुकेशन को बढ़ावा दे, और एजुकेशन को जब वो बढ़ावा दे रही है तो वो कुछ ना कुछ सब्सिडीज देगी, और सब्सिडीज देने के पीछे मेन मोटिव यही होता है कि वो स्टूडेंट्स को सस्ते दाम में चीजों को प्रोवाइड कर सके। तो गवर्नमेंट कंपनी को कुछ ना कुछ सब्सिडीज दे देती है। लेट्स सपोज कि गवर्नमेंट ने कंपनी को 2 रुपए की सब्सिडी दे दी पर पेन, और बोला जो आपका ये 8 रुपए का पेन है ना, 5 रुपए की फैक्टर कॉस्ट प्लस 3 रुपए का इनडायरेक्ट टैक्स, जो 8 रुपए कॉस्ट आ रही है इसको अभी आप 6 रुपए में बेचो ताकि ये मार्केट में अफोर्डेबल हो पाए। तो जब माइनस तो लगाएंगे ना इसमें, तो इसकी जो इफेक्टिव कॉस्ट है ना मार्केट में वो आएगी 6 रुपए। तो अभी तक आप समझ चुके होंगे कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में क्या रिलेशन है। अगर फैक्टर कॉस्ट के अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड किया जाए और माइनस किया जाए सब्सिडीज को, तो हमारे पास निकल के आती है मार्केट प्राइस। एंड दिस इज रिलेशन बिटवीन फैक्टर प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं इसको। सबसे पहले हमने देखा ग्रोस और नेट। जब ग्रोस में से हम डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो हमारे पास नेट निकल के आता है। जब हम डोमेस्टिक में एडजस्ट करते हैं नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो हमारे पास आता है नेशनल। और जब फैक्टर कॉस्ट के अंदर जब इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड किया जाता है और सब्सिडीज को माइनस किया जाता है तो हमारे पास आता है मार्केट प्राइस। ओके, अब जो हमने ये कंसेप्ट समझे हैं, ग्रोस क्या होता है, नेट क्या होता है, नेशनल क्या होता है, डोमेस्टिक क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, इसी के बेसिस पे हम बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज को समझेंगे। मेरा मोटिव यहाँ पे ये है कि मैं जस्ट आपको आइडिया दे दूं अब कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जैसे है तो उसमें ग्रोस वर्ड लगा हुआ है, फिर डोमेस्टिक लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, अब टोटल मीनिंग क्या निकल के आएगा, ताकि अगर बाद में आपको कुछ भी टर्म्स दे दी जाए एग्जाम में, जैसे एनडीपी क्या होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, तो आप उसको इजीली टैकल कर पाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब देखो, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारे पास 3 वर्ड से मिलकर बना है, ग्रोस डोमेस्टिक और प्रोडक्ट। ग्रोस का मीनिंग हमने देखा था क्या होता है, टोटल, मतलब जो भी हमारा टोटल अर्निंग हुई है अभी तक हमने उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं किया है। देन डोमेस्टिक
कि जो हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री है उसके अंदर जो जो एक्टिविटी हुई है और उसकी वजह से जो हमारी अर्निंग हो रही है उसको अगर हम ऐड कर देंगे तो वो आएगी डोमेस्टिक अर्निंग। और प्रोडक्ट का मीनिंग यहां पे क्या है, टोटल गुड्स एंड सर्विसेज। तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारा क्या हुआ, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन एन ज्योग्राफिकल टेरिटरी ऑफ एन कंट्री। और यही चीज डेफिनेशन में लिखा हुआ है, जीडीपी इज मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस एनुअली विद इन द टेरिटरी लिमिट्स ऑफ कंट्री। यहां पे एनुअली मतलब एक साल से है, हम जैसे नेशनल इनकम को जब भी हम निकालते हैं तो वो ईयर टू ईयर बेसिस या क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम बेसिक फॉर्मूला देखेंगे कि जीडीपी होता क्या है। अब सपोज कीजिए कि एक कंट्री है, उसके अंदर 10 पेन बने हैं, 10 पेन का प्रोडक्शन हुआ है और एक पेन का प्राइस 10 रुपये है। तो इस कंट्री में टोटल जीडीपी क्या होगी, प्राइस ऑफ वन क्वांटिटी, सॉरी प्राइस ऑफ वन गुड इंटू क्वांटिटी ऑफ गुड्स। तो ये हमारे पास निकल के आएगा, एक का प्राइस 10 है और क्वांटिटी कितनी है 10, तो 100 रुपए की जीडीपी हो गई। ऑल्दो ये बड़े इजीएस्ट वे में देखा हमने एग्जांपल के तौर पे, लेकिन एक कंट्री का स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उसमें गुड्स भी सर्विसेज भी बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस होती है। अच्छा, अब देखते हैं हम कि जीडीपी का फॉर्मूला क्या है जो गवर्नमेंट यूज करती है इस कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी को टैकल करने के लिए। यह होता है हमारे पास C प्लस I प्लस G प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो देखो इसको डिटेल में देखते हैं। C का मीनिंग है यहां पे हमारे पास कंजम्पशन, I का मतलब है इन्वेस्टमेंट, G से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, X हमारे एक्सपोर्ट और M जिनको हमने माइनस कर रखा है वो है इंपोर्ट। अब देखो इन सब चीज को क्यों ऐड किया गया है और क्यों माइनस किया है। सबसे पहले कंजप्शंस, देखो जब भी हम कंज्यूम करते हैं किसी चीज को तो नो डाउट उसके लिए कुछ ना कुछ पे करते हैं और वहां से गवर्नमेंट जीएसटी के थ्रू, क्योंकि जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स कंजप्शंस वाली चीजों पे लगता है ना, तो वहां से गवर्नमेंट डायरेक्ट डाटा उठा सकती है और टोटल कंजम्पशंस फाइंड आउट कर सकती है, क्योंकि वो भी एक कंपोनेंट होता है हमारी जीडीपी का। देन इन्वेस्टमेंट, अब देखो कोई प्राइवेट एंटिटी है, उसने कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, उन्होंने एक बिल्डिंग बनाई, अब क्या वो कंजम्पशन में आएगा जो हमने पहले वाला सी देखा? नहीं, यहां पे तो प्राइवेट जो इंडिविजुअल कंजम्पशन की बात हो रही है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है इसको भी हम इंक्लूड करते हैं, क्योंकि जो भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है, जो भी कैपिटल क्रिएट हुआ है, वो भी तो हमारी कंट्री में प्रोड्यूस हुआ है ना। देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट भी टाइम टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लेके आती है, रोडें बनवाना, रोड्स बनवाना, सड़क बनवाना, ये सब। देन टोटल एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, देखो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमारी कंट्री में प्रोड्यूस तो हुई है लेकिन उसको हम कंज्यूम नहीं कर पाए, तो वो सारी चीजें यहाँ पे काउंट नहीं होती। तो इसके लिए हम टोटल एक्सपोर्ट जो हमारी कंट्री में प्रोड्यूस हुआ है और फिर वो फॉरेनर कंट्री में गया है तो उसको हम ऐड करते हैं। देन माइनस इंपोर्ट, देखो बहुत सारी चीजें हम कंज्यूम करते हैं लेकिन वो चीजें इंपोर्टेड होती है, वो फॉरेन कंट्री से हमारी कंट्री में आई हुई होती है, और क्योंकि हमने उसको यहाँ पे काउंट कर लिया कंजम्पशन में, तो हमें उसको जीडीपी निकालते वक्त यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज हमारी कंट्री में प्रोड्यूस नहीं हुए, फॉरेनर कंट्री से हमने उनको अपनी कंट्री में इंपोर्ट किया है।
तो जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। आई होप आपको जीडीपी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे। तो जैसे मैंने बताया था कि मैं आपको बस एक आइडिया दे दूंगा 6 कंसेप्ट समझने के बाद, ग्रोस और नेट, डोमेस्टिक और नेशनल और मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। नाउ अब हम इसको थोड़ा सा फास्ट वे में, और मैं ये होप करूंगा कि आप खुद भी थोड़ा सा ओपन माइंड रख के इस चीज का अपने ही मन में आंसर देने की ट्राई करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट से हमारा मतलब क्या है? टोटल गुड्स एंड सर्विसेज। डोमेस्टिक जो भी एक्टिविटी विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ आवर कंट्री हुई है, और नेट मतलब हमने ग्रोस में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया है। तो जो जीडीपी है और एनडीपी है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें रिलेशन क्या आएगा हमारे पास? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कुछ नहीं होता, सिर्फ जीडीपी, ग्रोस में से हमने डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया है, तो हमारे पास क्या निकल के आ गया? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एज सिंपल एज इट। फिर आता है ओके, डोमेस्टिक तो हमने देख लिया। अब डोमेस्टिक के रिलेशन में हमने नेट का भी कंसेप्ट समझा, ग्रोस का भी कंसेप्ट समझा। अब हम समझेंगे कि मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस का क्या फंडा है जीडीपी के रिलेशन में। देखो, जीडीपी है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, total monetary value of all the goods and services produced within the geographical boundary of an country। अब अगर मैं बोलूं कि हम इस चीज को कैलकुलेट कर रहे हैं मार्केट प्राइस पे, तो उसको बोलेंगे हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अगर उसको हम कैलकुलेट करें फैक्टर कॉस्ट पे, तो उसको बोलेंगे हम जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अच्छा, इसमें रिलेशन क्या है? देखो, अगर हमारे पास जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे है, तो जैसे कि हमने पेन के एग्जांपल से देखा था, उस पे गवर्नमेंट फैक्टर कॉस्ट है, तो ये तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई ना उस चीज की, कि फैक्ट्री में ये चीज बनने में कितना पैसा लगा है। लेकिन क्या मार्केट में जब आप उसको परचेज करने के लिए जाओगे, तो क्या आपको उसी प्राइस में मिलेगा? नहीं मिलेगा। जब आप मार्केट में उस चीज को परचेज करने के लिए जाओगे, तो वहां पे आपको इनडायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ेगा। अब इनडायरेक्ट टैक्स तो आप पे करोगे, लेकिन हो सकता है गवर्नमेंट ने उस चीज पे या फिर उस गुड्स पे कुछ ना कुछ सब्सिडीज दी होगी। तो अगर हम जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करके हम उसमें से सब्सिडीज को माइनस कर दें, तो हमारे पास क्या आता है? तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जीडीपी एट मार्केट प्राइस, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड किया और देन सब्सिडीज को माइनस किया। अब जो उसका प्राइस निकल के आएगा वो एक कंज्यूमर को पे करना होगा जब वो मार्केट में उस चीज को परचेज करने के लिए जाएगा। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज इज इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस। और इसी के साथ अगर हम जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का रिलेशन जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे देखना है, तो देखो मार्केट प्राइस ज्यादा होगा नो डाउट, तो मार्केट प्राइस में से जो हमने इनडायरेक्ट टैक्स लगाया उसको माइनस कर दें, और इसमें ऐड कर दे सब्सिडीज को, क्योंकि सब्सिडीज की वजह से प्राइस कम हो गया था। तो अगर हम सब्सिडीज को ऐड कर दे तो वापस हम किसकी तरफ चले जाएंगे? फैक्टर कॉस्ट की तरफ चले जाएंगे। तो ये हमारा जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, एंड जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज। अच्छा, इसी के साथ एग्जामिनर आपके साथ कैसे भी खेल सकता है। वो कैसे खेलेगा? वो आपसे बात करेगा एनडीपी एट मार्केट प्राइस के बारे में, वो आपसे बात करेगा एनडीपी एट
फैक्टर कॉस्ट के बारे में। वो बात करेगा आपसे एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का रिलेशन जीडीपी एट मार्केट प्राइस से। तो क्या रिलेशन हो सकता है, आप खुद देखो निकाल के। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है, मतलब इसमें हमने जीडीपी जो हमारी फैक्टर कॉस्ट पे है उसमें से हमने माइनस किया है डेप्रिसिएशन को। अब जीडीपी को जब जीडीपी फैक्टर प्राइस में से जब हमने डेप्रिसिएशन को माइनस किया है, उसके बाद जीडीपी फैक्टर कॉस्ट कैसे आया हमारे पास, जब हमने जीडीपी मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस किया और सब्सिडीज को ऐड किया, तब हमारे पास जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आया है। तो अगर हम इसमें डेप्रिसिएशन माइनस कर दे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी टोटल वैल्यू एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो यहां से हमारे पास जीडीपी एट मार्केट प्राइस का रिलेशन एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट के साथ आ गया। तो आपको हर एक का रिलेशन दूसरे के साथ निकालना आना चाहिए। ये कोई रटने वाली चीज है नहीं कि आप इसको रट के एग्जाम में चले जाओगे तो आपकी ये क्लियर हो जाएगी। समझने की चीज है, एग्जाम्पल से समझने की चीज है, और जितना ज्यादा क्लियरिटी आपको इनके रिगार्डिंग होगी आप एग्जाम में उतना ही इजी फील करोगे। ओके, अब हम देखते हैं ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। तो देखो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट है, वही हम ये देखेंगे कि ये किन किन वर्ड से मिलकर बना है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज। नेशनल का मतलब क्या होता है, जो भी एक्टिविटी हमारे सिटीजन्स ने की है वो विद इन कंट्री की हो या आउटसाइड द कंट्री की हो। तो जब हम जीडीपी जो डोमेस्टिक में से जो फॉरेनर्स हमारी कंट्री में इनकम अर्न करके अपनी कंट्री में गए हैं उसको माइनस कर देते हैं और ऐड कर देते हैं इसमें जो इनकम हमारे सिटीजन्स ने फॉरेन कंट्री में जाके किए और वापस वो इनकम हमारी कंट्री में आए, या फिर हम उसको रेमिटेंस भी बोलते हैं। तो हमारे पास नेशनल आ जाता है, या फिर नेशनल को डायरेक्ट हम ऐसे समझ सकते हैं कि सिटीजन्स ने जो भी एक्टिविटी करके अर्निंग की है वो विद इन द कंट्री की हो या फिर आउटसाइड द कंट्री की हो। और ग्रोस का मतलब मैंने बता दिया कि टोटल अर्निंग, अभी तक हमने इसमें डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया है। तो जीएनपी क्या हो जाएगा हमारे पास, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए ईयर। तो एक साल के अंदर जो जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है कौन करेगा, बाय द रेजिडेंस ऑफ ए कंट्री विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी एज वेल एज अब्रोड। मतलब वर्ल्ड में कहीं भी अगर हमारे रेजिडेंस या फिर सिटीजन कोई भी एक्टिविटी करते हैं उससे जो अर्निंग होती है उसको हम इंक्लूड करते हैं ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में। अच्छा, इसमें रिलेशन क्या होता है जीएनपी और जीडीपी का, ऑल्दो हम देख चुके हैं लेकिन एक बार फॉर्मूला वाइज भी देख लेते हैं। जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस एनएफआईए। एनएफआईए का मतलब ये है नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रोड। इसका मतलब है जो फॉरेनर्स यहां से अर्निंग करके लेके गए हैं और जो हमारे रेजिडेंट्स ने जो रेमिटेंस हमारे पास भेजा है उसका जब हम नेट जीडीपी में ऐड या माइनस करते हैं तो उसके बाद हमारे पास जीएनपी निकल के आता है। तो सेम चीज है, अभी तक तो आप इन सबके साथ फैमिलियर हो चुके होंगे कि क्या एनएनपी होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, क्या जीएनपी एट मार्केट प्राइस होगा, क्या जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट होगा। तो एक बार थोड़ा जल्दी जल्दी देखते हैं इनको। एनएनपी में क्या होगा, जब हम जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, और जीएनपी एट मार्केट प्राइस क्या होगा, वही जो जीएनपी फैक्टर कॉस्ट में से जब हम इनडायरेक्ट फैक्टर कॉस्ट में जब हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करते हैं और सब्सिडीज को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास निकल के आता है जीएनपी एट मार्केट प्राइस। और वही अगर हम जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालना उसकी बात करें तो हमारे पास आएगा
जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूं। देखो, अगर आपके दिमाग में कंसेप्ट्स क्लियर हैं, रिलेशन क्लियर है कि ग्रोथ से नेशनल, नेशनल फिर डोमेस्टिक से, सॉरी ग्रोथ से नेट और फिर डोमेस्टिक से नेशनल और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ कैसे जाते हैं, तो आपको इन सारी चीजों को ओपन करना इजी होगा, आप सबके लिए इन सबको ओपन करना इजी होगा और ये सब आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। जैसे जीएनपी एट मार्केट प्राइस है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी होता है। और क्या हम जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड लिख सकते हैं? नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस इसमें इनडायरेक्ट टैक्स लगा दें माइनस सब्सिडी लगा दें, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? जीएनपी एट मार्केट प्राइस। और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को हम फर्दर ओपन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जीडीपी एट मार्केट कॉस्ट माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज प्लस NFIA प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो यहां से इनडायरेक्ट टैक्स से इनडायरेक्ट टैक्स, सब्सिडीज से सब्सिडीज माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा? जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस NFIA। तो मैं बेसिकली आपको यह बताना चाहता हूं कि कैसे हम एक से, अगर हमारे पास एक की वैल्यू है तो हम दूसरे की वैल्यू को फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। ओके, देखो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं नेशनल इनकम का, और नेशनल इनकम में क्या है कि नेशनल इनकम को देखने के अलग अलग तरीके होते हैं। टाइम टाइम पे वेरियस इकोनॉमिस्ट आए, एक ने बोला कि जीडीपी इज द बेस्ट वे टू लुक इनटू नेशनल इनकम, एक ने बोला कि भाई जीडीपी में तो ना क्या होता है, फॉरेनर्स इनकम अर्न करते हैं और वो अपने कंट्री में ले जाते हैं, तो हम जीडीपी को नेशनल इनकम कैसे बोल सकते हैं? तो क्यों ना इसको जीएनपी रखा जाए। अब जीएनपी में क्या है, यहां पे बात नेशनल्स की हो रही है कि सिटीजन्स ने जो कंट्रीब्यूशन किया है, तो ये मोर करेक्ट वे है। फिर एक और इकोनॉमिस्ट आए, उन्होंने बोला कि जो जीएनपी है ना वो तो ग्रोस है ना, ये तो टोटल अर्निंग है, लेकिन कुछ ना कुछ डेप्रिसिएशन भी हुआ होगा। फिर अगले इकोनॉमिस्ट ने बोला क्यों ना एनएनपी को नेशनल इनकम कंसीडर किया जाए। फिर एक और इकोनॉमिस्ट आए, उन्होंने बोला कि ठीक है आप एनएनपी को तो कर रहे हो एज ए नेशनल इनकम कंसीडर, लेकिन आप फैक्टर कॉस्ट पे करोगे या मार्केट प्राइस पे करोगे। अब कोई भी गुड्स एंड सर्विस किसी कंट्री में अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उस पे इनडायरेक्ट टैक्स लगाना और सब्सिडीज, ये सब तो गवर्नमेंट के हाथ में है। तो हम किसी एक इंडिविजुअल पे इस चीज पे ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं कि भाई उसने अच्छे से इनडायरेक्ट टैक्स एक सुटेबल वे में लगाया होगा, किसी कंट्री में ज्यादा लगता है किसी में कम। तो क्या बेसिक कंपोनेंट है जिससे हम नेशनल इनकम को मेजर कर सकते हैं? तो उन्होंने बोला कि एनएनपी को जो अगर हम फैक्टर कॉस्ट पे देखेंगे ना, तो ये मोर करेक्ट वे है नेशनल इनकम को मेजर करने का। कैसे? देखो, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, इसमें से हमने डोमेस्टिक वाला कॉन्सेप्ट हटा दिया, तो यहां पे बात हो रही है सिर्फ नेशनल्स की, हमारे सिटीजन्स की, कि सिटीजन्स ने जितने भी अर्निंग की है, जितना भी कंट्रीब्यूशन दिया है वर्ल्ड की जीडीपी में। देन यहां से हमने डेप्रिसिएशन भी माइनस कर दिया, डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ आ गए और फिर ग्रोथ से नेट की तरफ आ गए, तो डेप्रिसिएशन को भी माइनस कर दिया।
देन जो वो इनडायरेक्ट टैक्स था और जो सब्सिडीज थी जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही थी, उसका भी फंडा हमने साइड में रख दिया कि भाई ठीक है, हम तो सिर्फ टोटल प्रोडक्शन देख रहे हैं ना अभी, तो इनडायरेक्ट टैक्स ये तो अलग अलग हो सकता है कंट्री के हिसाब से, किसी में ज्यादा किसी में कम। तो उन्होंने बोला कि जो नेशनल इनकम है ना, अगर उसको मेजर करना है तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज द बेस्ट वे टू लुक इनटू द नेशनल इनकम। ओके, अभी तक हमने समझा कि हमने वेरियस कंसेप्ट्स देखे हैं, ग्रोस, नेट, नेशनल और डोमेस्टिक, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। उसके बाद हमने वेरियस टर्म्स को क्लियर किया कि जीडीपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, क्या जीडीपी फैक्टर कॉस्ट क्या है, जीडीपी मार्केट प्राइस क्या है, ऐसे हमने जीएनपी के बारे में देखा और एनएनपी और एनडीपी को भी क्लियर किया। इसी के साथ अब हम आते हैं पर्सनल इनकम पे। देखो, पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज अ टोटल मनी इनकम रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल और हाउस होल्ड्स ऑफ ए कंट्री फ्रॉम ऑल द पॉसिबल सोर्सेज बिफोर डायरेक्ट टैक्स। देखो, पर्सनल इनकम क्या है? जो एक इंडिविजुअल की पर्सनल इनकम है, इसको हम मेजर कैसे कर सकते हैं? तो जो पर्सनल इनकम होती है हमारे पास, हमने देखा कि जो नेशनल इनकम है उसको मेजर करते हैं हम एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो अगर हम जो हमारे देश की इनकम है उसमें से माइनस कर दे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट से मतलब क्या है कि आपने किसी कंपनी में शेयर परचेज किया है और जब आपने उस कंपनी में शेयर परचेज किया है तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा, लेकिन अभी तक वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। मे भी वो आने वाले 2 या 3 महीने में हो जाए डिस्ट्रीब्यूट, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। और जैसा कि हमें पता है कि जीडीपी को जब मेजर करते हैं, नेशनल इनकम को जब मेजर करते हैं हमारी कंट्री में, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च का फाइनेंशियल ईयर लिया जाता है। तो प्रॉफिट आप अर्न कर चुके हो, लेकिन अभी तक आपको उस जो वो प्रॉफिट है वो मिला नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है। तो क्या वो आपकी पर्सनल इनकम में आएगा? नहीं आएगा। इसलिए टोटल नेशनल इनकम में से हम माइनस करते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को, देन हम माइनस करते हैं कॉर्पोरेट टैक्सेस को। कुछ टैक्सेस ऐसे होते हैं जो कंपनीज के प्रॉफिट पे टैक्सेस लगते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्सेस। तो जो टोटल नेशनल इनकम है उसमें से हमने ये डायरेक्ट टैक्स भी पे करना पड़ेगा। किसको? कॉर्पोरेट्स को पे करना पड़ेगा, कॉर्पोरेट्स पे करेगी गवर्नमेंट को। तो क्या हम उसको पर्सनल इनकम में कंसीडर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इसलिए उसको माइनस किया। देन हमने ऐड किया ट्रांसफर पेमेंट्स को। ट्रांसफर पेमेंट्स को कैसे कि कोई इंडिविजुअल फॉरेन में है, उसने कुछ ना कुछ अर्निंग की और उसने वो पेमेंट अपनी फैमिली को सेंड कर दी, ठीक है, तो उसको हम एज ए पर्सनल इनकम कंसीडर करेंगे। तो इसीलिए हमने ऐड किया है ट्रांसफर पेमेंट्स को, और ये हमारे पास निकल के आती है पर्सनल इनकम इज इक्वल टू एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, माइनस कॉर्पोरेट टैक्स, प्लस ट्रांसफर पेमेंट्स। अब आप मेरे को एक बात बताओ, आपके पास पर्सनल इनकम आ गई, तो जैसा आप चाहो क्या उसको खर्च कर सकते हो? नहीं कर सकते। अभी आपको उसके ऊपर डायरेक्ट टैक्स भी पे करना होगा, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स की वेरियस स्लैब्स आती है, आपने बजट टाइम पे देखा होगा कि अगर आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर है तो आपको इतना पे करना पड़ेगा, 7.5 लाख से ऊपर है तो इतना पे करना पड़ेगा, 10 लाख से ऊपर है तो इतना पे करने पड़ेगा। तो जब हम अपनी पर्सनल इनकम में से वो इनडायरेक्ट टैक्स, सॉरी इनडायरेक्ट नहीं, जो डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं या फिर इनकम टैक्स पे करते हैं, उसके बाद जो हमारी इनकम आती है ना, हमारे पास जो इनकम बचती है उसको हम अपनी मर्जी के हिसाब से डिस्पोज कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। तो बेसिक सिंपल सा फंडा है कि डिस्पोजल इनकम में से जब हम पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्सेस। क्लियर है?
तो एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज द इनकम लेफ्ट विद द इंडिविजुअल आफ्टर द पेमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस फ्रॉम पर्सनल इनकम। इट इज एक्चुअल इनकम फॉर डिस्पोजेबल और दैट कैन बी स्पेंड फॉर कंजम्पशन बाय द इंडिविजुअल, ताकि जब इस टाइम पे अब आपके पास जो भी पैसा बचेगा उसको आप मार्केट में ले जाके कैसे भी खर्च कर सकते हो। अब बात आती है कि आपने कई बार न्यूज में सुना होगा, न्यूज़पेपर में देखा होगा, पर न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हो तो आपने देखा होगा पर कैपिटा जीडीपी, पर कैपिटा जीएनपी। तो पर कैपिटा ये क्या मतलब है? जब हम टोटल वैल्यू को पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आती है पर कैपिटा। एग्जाम्पल के लिए अगर बोले कि पर कैपिटा जीडीपी, तो अगर हम जीडीपी को पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास पर कैपिटा जीडीपी आ जाएगी। अगर बोले कि पर कैपिटा जीएनपी, तो जब जीएनपी को हम पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो बेसिकली ये कि एक इंडिविजुअल, अगर एक कंट्री की बात करें तो हम जीडीपी जीएनपी की बात करते हैं, लेकिन अगर उसी को हमें एवरेज डिस्ट्रीब्यूट करना हो कंट्री के हर एक सिटीजन को या फिर हर एक इंडिविजुअल को, या हर एक इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट में देखना है कि भाई उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, तो हम पर कैपिटा की बात करते हैं। ओके, अभी तक तो हमने देखा कि नेशनल इनकम है क्या। अब हम देखने वाले हैं कि नेशनल इनकम को हम मेजर कैसे करते हैं। तो नेशनल इनकम को मेजर करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं, द प्रोडक्ट मेथड, द इनकम मेथड और द एक्सपेंडिचर मेथड। आइए इनको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास होता है प्रोडक्ट मेथड, या फिर इसको बोलते हैं वैल्यू एडिड मेथड। तो प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, देखो हमारे इकोनॉमी में बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनको हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर्स, फिर सेकेंडरी सेक्टर्स हैं, देन टर्सरी सेक्टर्स हैं। बेसिकली अगर आपको आइडिया नहीं है तो मैं आपको बता दूं, प्राइमरी सेक्टर्स वो होते हैं जो लैंड से जुड़ी हुई एक्टिविटी है या नेचर से जुड़ी हुई एक्टिविटी है, जैसे फिशिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ये माइनिंग हो गया, ये सब। सेकेंडरी एक्टिविटीज में क्या है, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग आ जाती है। और टर्सरी सेक्टर में क्या आता है, जिसमें सर्विसेज इंक्लूड होती है। तो किसी भी इकोनॉमी में कोई भी वर्कर काम करता है जब, तो वो इन्हीं 3 में से किसी ना किसी एक्टिविटी में फॉल करता होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी। तो प्रोडक्ट मेथड में या वैल्यू एडिड मेथड में क्या किया जाता है, पहले प्राइमरी सेक्टर में कितना गुड्स को प्रोड्यूस किया है उसका टोटल लिया जाता है, देन सर्विस सेक्टर का, देन टर्सरी सेक्टर का, और उन सबको ऐड किया जाता है, और यहां से हमारे पास अपनी नेशनल इनकम आती है। प्राइमरी सेक्टर्स ने जितना टोटल गुड्स को प्रोड्यूस किया उसकी मॉनेटरी वैल्यू, देन सेकेंडरी की और टर्सरी की, और जब हम इन तीनों को ऐड करते हैं हमारे पास नेशनल इनकम आता है। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इन्वॉल्व्स एडिंग अप द वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन द कंट्री ड्यूरिंग द ईयर। हियर वी फोकस ऑन वेरियस सेक्टर। वेरियस सेक्टर कौन कौन से, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। फर्दर इनको डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी को जैसे एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, माइनिंग का हो गया, जैसे सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग का हो गया और इंफ्रास्ट्रक्चर का हो गया। लेकिन मोटे मोटे तौर पे हम इसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में देखते हैं, और देन इनको एडअप किया जाता है ड्यूरिंग द ईयर। तो यहां से आपको समझ आ गया होगा कि प्रोडक्ट मेथड क्या होता है और वैल्यू एडिड मेथड क्या है। अच्छा, प्रोडक्ट मेथड से निकालने के फायदे क्या है, सबसे पहले तो मैं उस पर डिस्कशन करना चाहूंगा। देखो यहां पे मैंने एक ग्राफ लगाया है और एक बार ग्राफ है। यहां पे मैंने बताया, इस ग्राफ के थ्रू मैंने बताया कि इंडिविजुअल सेक्टर का जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूशन है। जैसे ब्लू लाइन से यहां पे दिखाया गया है सेकेंडरी सेक्टर को, येलो से बताया गया है टर्सरी सेक्टर को,
और ग्रीन से बताया गया है प्राइमरी सेक्टर को। अब अगर हम यहाँ पे नोटिस करें कि प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में मोर देन 50% था, लेकिन जैसे जैसे इंडिपेंडेंस के बाद हम आगे चले तो ये घट के सिर्फ 14% रह गया। वहीं पे बात करें हम सेकेंडरी सेक्टर की, तो जो 15% के अराउंड था वो इंप्रूव तो हुआ है, 27% कंट्रीब्यूशन देता है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली। देन लास्ट है टर्शरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर भी जिसको बोलते हैं, जिसका 30% कंट्रीब्यूशन था और आज अराउंड 60% कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में। और यहाँ पे हमने देखा है कि वर्कफोर्स हर सेक्टर से कैसे जुड़ी हुई है, वेरियस सेक्टर से कैसे जुड़ी हुई है। तो देखो जो प्राइमरी सेक्टर है वहां पे तो वर्कफोर्स उतनी ही है, लगभग थोड़ा बहुत चेंज आया है लेकिन नेग्लिजिबल चेंज है। लेकिन वहीं पे हम बात करें कि कंट्रीब्यूशन में, जहां पे ये पहले 52% कंट्रीब्यूशन देती थी, ये सिर्फ 14% ही कंट्रीब्यूट कर रही है हमारी जीडीपी में, लेकिन वर्कफोर्स उतनी ही है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि लोग तो जुड़े हुए हैं उस एक्टिविटी से, एग्रीकल्चर एक्टिविटी से, लेकिन वहां पे इनकम ज्यादा जनरेट नहीं हो रही। द सेकेंड थिंग कि सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर में क्या है 30% देन 60%, लेकिन इस सेक्टर में वर्कफोर्स बहुत कम होती है। इस सेक्टर के पास पोटेंशियल तो है हाई अर्निंग करने का, लेकिन सर्विस सेक्टर कभी भी ज्यादा जॉब क्रिएट नहीं कर सकती। दूसरा क्या है, ये हमेशा स्किल्ड वर्कर को जॉब देती है, क्योंकि सर्विस प्रोवाइड करनी है ना। डॉक्टर की सर्विस हो गई, टीचर की सर्विस हो गई, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, क्या इन सब में अनस्किल्ड वर्कर की कोई जगह है? नहीं है। देन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारी कंट्री में इसको इतना बढ़ावा मिला नहीं है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऐसा है कि अगर इसकी ग्रोथ हो जाए तो यहाँ पे स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों टाइप के वर्कर्स को जॉब मिलेगी। जैसे स्किल्ड में सिविल इंजीनियर होगा, मैकेनिकल इंजीनियर होगा, या फिर अनस्किल्ड वर्कर में जो फैक्ट्रीज में अदर स्टाफ चाहिए, सपोर्टिंग स्टाफ, तो वहां पे भी जॉब क्रिएट्स होती हैं। तो ये फायदा है प्रोडक्ट मेथड से नेशनल इनकम निकालने का कि हम वेरियस सेक्टर में क्या ग्रोथ हो रही है, क्या उनके ड्रॉबैक्स हैं, इन सब चीजों को एनालाइज कर सकते हैं। फिर आते हैं हम इनकम मेथड। इनकम मेथड में क्या होता है, जो हमने बात की थी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की अभी कुछ देर पहले, अब कोई भी गुड्स की अगर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, किसी भी आर्टिकल की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो उसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कुछ ना कुछ अर्न करेंगे। तो ये जो अर्निंग है ना, या इनकम है, जिसको हम इनकम बोल सकते हैं, बस इसी को टोटल करना है इनकम मेथड में। तो आप बताओ एक इंडिविजुअल कैसे कैसे अर्न कर सकता है? या तो वो ऐसे अर्न कर सकता है कि उसने कहीं पे काम किया तो उसको उसका वेतन मिल रहा हो, उसको वेजेस मिल रही हो। सेकंड क्या हो सकता है कि उसने कोई भी प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है, कोई भी लैंड रेंट पे दे रखी है, तो उसको उसका रेंट आ रहा है। देन उसने कुछ मनी दे रखी है इंटरेस्ट पे, बैंक में एफडी करवा रखी है, या फिर वैसे भी प्राइवेट आजकल देते हैं एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को, तो उससे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट आता है, वो बैंकिंग के थ्रू आया हो या फिर किसी और सोर्स के थ्रू आया हो। और लास्ट है प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे होता है, या आपने कोई बिजनेस खोला है तो उसके थ्रू प्रॉफिट आया, या आपने शेयर परचेज किए तो उसके थ्रू प्रॉफिट आया। तो जब ये जो हर तरह का हमारी अर्निंग है ना, वेजेस प्लस रेंट्स प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, जब हम इन सब को सम कर देते हैं तो हमारे पास आती है नेशनल इनकम। किस मेथड से? इनकम मेथड से। सो एक बार पढ़ लेते हैं इसको। दिस मेथड सीक्स टू मेजर्स नेशनल इनकम एट फेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन
एंड डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज का, इनकम का। इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमी द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस आर एंगेज्ड बाय द एंटरप्राइजेस, दे आर पेड मनी for their participation in the production and they are paid money for their participation in the production। ये थोड़ा सा सेम हो गया। Okay, the last one is एक्सपेंडिचर मेथड। ऑल्दो ये हम देख चुके हैं जब हमने जीडीपी का फॉर्मूला समझा था। इसमें क्या होता है कि जो टोटल स्पेंडिंग करते हैं ना, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, खर्चा। जो भी एक कंज्यूमर खर्च करता है अपने कंजप्शन के लिए मार्केट में जाके, तो जब हम उसको उस वे से नेशनल इनकम को फाइंड आउट करते हैं तो उसको बोलते हैं हम एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें क्या होता है, जैसे इसमें नेशनल इनकम निकल के आती है कि हर एक इंडिविजुअल ने टोटल कितना कंजप्शन किया है, और वो मैंने आपको बता दिया। उसका डाटा गवर्नमेंट कहां से उठाती है, जीएसटी से। देन टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, गवर्नमेंट ने कितना एक्सपेंडिचर किया है, और नेट एक्सपोर्ट। ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं जब हमने जीडीपी समझा था। तो बेसिकली ये कंजप्शन के बेस पे है और इसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। ओके, अभी तक हमने नेशनल इनकम के कंसेप्ट को समझा है और साथ ही हमने देखा है कि नेशनल इनकम को मेजर्स कैसे कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हमने 3 टाइप के मेथड को देखा है, एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोडक्ट मेथड और इनकम मेथड। अब आपने न्यूज़पेपर में या वैसे जनरल डिस्कशन में बहुत बार सुना होगा कि नॉमिनल जीडीपी, पर कैपिटा जीडीपी, सॉरी परचेजिंग पावर पैरिटी के बेस पे जीडीपी, रियल जीडीपी। तो अभी हम इन्हीं सब के बीच में डिफरेंसेस देखने वाले हैं। देखो, सबसे पहले नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है कि कोई भी एक कंट्री है, लेट्स सपोज इंडिया, और एक कंट्री यूएसए, तो इंडिया की अपनी कुछ ना कुछ जीडीपी होगी और यूएसए की अपनी कुछ ना कुछ जीडीपी होगी। तो इंटरनेशनल लेवल पे एक दूसरे से कंपेयर करने के लिए हम वेरियस टाइप के जीडीपी मेथड्स की हेल्प लेते हैं। जैसे अगर हमें इंडिया और यूएसए की जीडीपी को कंपेयर करना तो कैसे करेंगे, पहले तो इंडिया की टोटल जीडीपी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, फिर यूएसए की जीडीपी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी हमारे पास। लेकिन इसको कंपेयर कैसे करें, कंपेयर कैसे करें, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो इंडिया की जीडीपी होगी उसकी वैल्यू रुपीज में होगी और जो यूएसए की जीडीपी होगी उसकी रुपीज डॉलर में होगी। ठीक है, तो इनको कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, मार्केट कन्वर्जन रेट लेते हैं, जो मार्केट एक्सचेंज रेट होता है ना डॉलर और रुपीज का। जैसे अगर एग्जांपल के लिए इंडिया की जीडीपी 240 रुपये है और यूएसए की जीडीपी $10 है, तो अगर हम मार्केट कन्वर्जन रेट ले, जिसको हम एग्जांपल के तौर पे $1.80 लेते हैं, तो इंडिया की जीडीपी हमारे पास यहां से आ जाएगी 240 / 80 = $3, और वहीं पे यूएसए की जीडीपी कितनी है, $10। तो अब हम इनको कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों अब सेम करेंसी में है। तो नॉमिनल जीडीपी बहुत सिंपल है, इसमें हम क्या करते हैं, जो मार्केट एक्सचेंज रेट होता है ना कि $1 कितने रुपए की इक्वल है, उसकी हेल्प से एक कंट्री की टोटल जीडीपी को कन्वर्ट किया जाता है, एक कंट्री की टोटल जीडीपी को कन्वर्ट किया जाता है दूसरी करेंसी में। क्लियर है? बट क्या जो ये नॉमिनल जीडीपी होती है, ये कॉस्ट ऑफ लिविंग को एड्रेस करती है? हर एक कंट्री का अपना अपना कॉस्ट ऑफ लिविंग होता है। जैसे इंडिया में एक कॉफी अगर आप लेने के लिए जाओगे तो वो आपको 10 रुपए की मिल जाएगी,
वहीं अगर आप यूएसए में एक कॉफी का कप लेने जाओगे तो वो आपको मिलेगा $5 में। अब अगर यहां पे 8 कप प्रोड्यूस हुए हैं तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 80 रुपीज। वहीं यूएसए के केस में अगर 8 कप प्रोड्यूस होंगे तो उसका वैल्यू हो जाएगा $40। और जब इस 80 रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट $1 आएगा और वहां पे $40। तो ये बताओ दोनों जगह पे 8 कप प्रोड्यूस हुए हैं, क्लियर है, लेकिन क्या जीडीपी की वैल्यू सेम आई? नहीं आई। ये क्यों नहीं आई? क्योंकि इंडिया के केस में क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, वहीं पे यूएसए में कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है। तो एक मनी की जो परचेजिंग पावर होती है ना किसी भी कंट्री में, वो क्या है, उसके बेस पे जब हम जीडीपी निकालते हैं तो उसको बोलते हैं जीडीपी इन द टर्म्स ऑफ पीपीपी, यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी। अब देखो यहां से अगर हम देखें तो जीडीपी में काफी डिफरेंस है, लेकिन गुड्स तो सेम ही प्रोड्यूस हुए ना। तो इसी चीज को टैकल करने के लिए हम जीडीपी को पीपीपी के टर्म्स में निकालते हैं, जिसको बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। इसमें क्या इंक्लूड करते हैं हम कि करेंसी की परचेजिंग पावर क्या है, इसके अंदर करेंसी की एवरेज परचेजिंग पावर ली जाती है। जैसे मैंने अभी जस्ट जो एग्जांपल दिया है उसी को थोड़ा सा आगे देखेंगे और थोड़ा सा डीप में जाके। अगर मैं बोलूं कि 1 कप कॉफी 10 रुपीज की है और यूएसए में अगर वही 1 कप कॉफी $5 की मिले, तो देखो दोनों जगह प्रोड्यूस तो 1 कप ऑफ कॉफी हो रहा है ना। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि अगर वो 1 कप ऑफ कॉफी 10 रुपीज का है तो इंडिया में वही चीज, सॉरी यूएसए में वही चीज $5 की है, तो 10 रुपीज इक्वल टू $5, और यहां से कन्वर्जन रेट क्या निकल के आया, 2 रुपीज $1। तो यहां से आपको नॉमिनल और पीपीपी में जो डिफरेंस है वो समझ में आ रहा होगा कि वहां पे मार्केट का जो एक्सचेंज रेट है उसके हिसाब से हम कंपेयर करते हैं दो देशों की जीडीपी को, और यहां पे हम जो उस देश की करेंसी की परचेजिंग पावर है उसके बेस पे हम कंपेयर करते हैं। और यही रीजन है, आप बार बार सुनते हो कि जीडीपी को जब अगर हम देखें ना परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से, तो हमारी रैंक 3rd है ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो कितनी है हमारी, अराउंड 11 to 12 ट्रिलियन $। और अगर नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो हमारी कंट्री की रैंक है 5th, जो कितनी है 3.75 ट्रिलियन USD, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। क्लियर है। इसी के साथ एक लास्ट कंसेप्ट पे आते हैं जो है रियल जीडीपी। देखो क्या होता है नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में डिफरेंस। नॉमिनल जीडीपी में जो भी हम प्राइजेस लेते हैं ना वो करंट प्राइजेस लेते हैं, लेकिन रियल जीडीपी में क्या होता है, हम एक बेस ईयर ले लेते हैं। जैसे अभी के टाइम पे बेस ईयर 2011 से 2012 है। इसका यूज क्या होता है, देखो जब हम करंट प्राइस लेते हैं ना तो उसमें इन्फ्लेशन इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और जब हम बेस ईयर लेते हैं तो उसमें हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर देते हैं। तो जो रियल जीडीपी होती है वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड जीडीपी होती है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो ये हमारी कंट्री है, इसमें हमने 10 पेन को प्रोड्यूस किया किसी फाइनेंशियल ईयर में, और एक पेन का जो कीमत है वो है 5 रुपीज, ठीक है। तो जीडीपी कितनी हो गई,
10 पेन इज इक्वल टू 1 पेन का प्राइस 5 रुपीज, तो 50 रुपीज। अब क्या हुआ, अगले फाइनेंशियल ईयर में सेम 10 पेन प्रोड्यूस हुए, लेकिन अभी एक पेन का प्राइस 7 रुपये है, तो टोटल जीडीपी कितनी निकल के आई हमारे पास 70 रुपये। 10 को मल्टीप्लाई कर दिया 7 के साथ, तो यहां पे जीडीपी कितनी थी 50 रुपये, यहां पे जीडीपी कितनी है 70 रुपये। लेकिन पेन तो दोनों जगह पे 10 ही प्रोड्यूस हुए ना। अगर हम लेट करें कि ये हम 2011 की बात कर रहे हैं और ये हम 2015 की बात कर रहे हैं, तो वैसे तो हम बड़े खुश होंगे कि 4 साल में हमने 20 रुपए अपनी जीडीपी को बढ़ा दिया, लेकिन क्या एक्चुअली में जीडीपी इंक्रीज हुई है? नहीं हुई। ये तो हमें इन्फ्लेशन की वजह से लग रहा है ना कि जीडीपी इंक्रीज हुई है, एक्चुअली में तो वही 10 पेन पहले प्रोड्यूस हो रहे थे, अभी भी 10 पेन प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इसी को सोल्व करने के लिए कंसेप्ट है नॉमिनल जीडीपी से रियल जीडीपी का। नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है, करंट प्राइसेस को लैग किया जाता है, और रियल जीडीपी में क्या होता है, एक बेस ईयर लिया जाता है, और उस बेस ईयर में जो प्राइस होता है उसी बेस प्राइस के बिहाफ पे हर साल की जीडीपी निकाली जाती है। नॉमिनल जीडीपी बेसिकली अगर एक कंट्री कंपेयर करना चाहती है खुद से कि उसके पिछले साल की ग्रोथ क्या थी और इस साल की ग्रोथ क्या है, तो क्वार्टरली बेसिस पे वो अपने आप को खुद के साथ कंपेयर कर सकती है, और यहां पर रियल जीडीपी में ईयरली बेसिस पे देखा जाता है। इसमें इन्फ्लेशन का कोई रोल है नहीं क्योंकि करंट प्राइसेस पे है, लेकिन यहां पे रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया जाता है। तो रियल जीडीपी को हम ये भी बोल सकते हैं इन्फ्लेशन एडजस्टेड जीडीपी। अच्छा, इसके साथ ही मैं आपको एक लास्ट बात बताना चाहता हूं कि नॉमिनल जीडीपी जीडीपी इन टर्म ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी और जीडीपी जो रियल होती है हमारे पास, जिसमें बेस ईयर लिया जाता है। अभी तक तो आपने देखा कि अगर नॉमिनल और पीपीपी की बात करें तो यहां पे मार्केट कन्वर्जन रेट यूज होता है, $1 इज इक्वल टू 82 समथिंग चल रहा है अभी। लेकिन पीपीपी में क्या है, परचेजिंग पावर कितनी करेंसी की उसको इंक्लूड किया जाता है। तो इसके हिसाब से तो ये यूज करना चाहिए हमें। हम क्यों यूज करते हैं नॉमिनल जीडीपी को? उसका रीजन ये है कि इकोनॉमी का स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। जरूरी नहीं है जो यूएसए में चीजों का प्रोडक्शन हो रहा हो वो उसी सेम चीज का या उसी सेम आर्टिकल का प्रोडक्शन इंडिया में भी हो। तो हम कैसे परचेजिंग पावर पैरिटी के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड रह सकते हैं? इसके साथ ही जहां पे हमने बात की जीडीपी एट रियल और जीडीपी एट नॉमिनल, तो एक बात बताओ, 2011 में टेक्नोलॉजी डिफरेंट थी, 2021 में टेक्नोलॉजी डिफरेंट है। पहले क्या पता कुछ चीजों का प्रोडक्शन ना होता हो, लेकिन अभी उन चीजों का प्रोडक्शन हो रहा है। तो जो नई टेक्नोलॉजी आई है जिनका प्रोडक्शन अभी हो रहा है, क्या वो 2011 में उनका कुछ प्राइस होगा? नहीं होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि वो तो अभी प्रोड्यूस होने स्टार्ट हुई है ना। तो ये भी एक कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। तो इसीलिए इन सब रीजंस की वजह से कि भाई इसमें इन्फ्लेशन को भी एडजस्ट नहीं किया जाता, मार्केट कन्वर्जन रेट लिया जाता है, परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी इंक्लूड नहीं की जाती, लेकिन ये जो दो रीजंस पड़े इनकी वजह से हम नॉमिनल जीडीपी पे ही ज्यादा फोकस करते हैं। ऑल्दो रियल जीडीपी और परचेजिंग पावर के टर्म में भी जीडीपी के डेटास आते हैं। इसी के साथ ये लेक्चर एंड होता है। आपके आने वाले एग्जाम के लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं, और इसको बार बार देखिए और नोट्स बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।